गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी कोई अच्छे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स में वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स डेफिनेशन, क्योंकि इंट्रोडक्शन चैप्टर में जस्ट लिटिल बिट तो हमने डिस्कस किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, बट यहाँ पे अब डेप्थ में आप पढ़ोगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, यानी कि इसका परिभाषा क्या है, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं इसका आप जो फीचर्स है वो भी आप, जो उसकी विशेषता है वो भी आप पढ़ोगे। फिर डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो एक चीज़ मैं जरूर बोलना चाहूँगी कि काइंडली आप मेरे चैनल ई कॉमर्स जोन को लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना हो सके अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर एज मच एज जितना करोगे आई विल गेट बेनिफिट एंड आई विल बी अ वेरी मोटिवेटेड। बिकॉज देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपसे मैं कोई फ्यूचर में चार्जेस करने नहीं जा रही हूँ, ठीक है। और मैंने जो स्टार्ट किया है हिंदी माध्यम से, ये हमारे को सारे जैक बोर्ड स्टूडेंट जो खास करके सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं उनको जितना हो सके बेनिफिट मिल सके। साथ ही साथ अपना जो बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, छत्तीसगढ़ है, अपना मध्य प्रदेश है, और भी जितने जो हिंदी भाषी जो राज्य हैं, जितना हो सके उनको बेनिफिट हो, तो अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड में प्लीज़ आप शेयर करो। दैट उसके लिए मैं बहुत बहुत आपके लिए थैंक्स हूँ, ठीक है। सो चलते हैं, आज का जो टॉपिक है अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स डेफिनेशन। जैसा कि आप यहाँ पे जहाँ मैं पुट कर रही हूँ फिंगर, आप देख सकते हो ये टॉपिक है हमारा। क्या क्या कहता है, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पहले भी पढ़ा था कि इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म कहते हैं कि छोटा, और जो टेक्निकल लैंग्वेज है हिंदी का वो है व्यष्टि, ठीक है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों, जो स्मॉल स्मॉल यूनिट जो है को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि एक उपभोक्ता, मैंने कहा था एक इंडिविजुअल की भी यहाँ पर क्या होती स्टडी करते हैं। एक उपभोक्ता, एक सिंगल कंज्यूमर, एक उत्पादक, एक सिंगल प्रोड्यूसर, और एक फर्म, एक सिंगल फर्म, या एक उद्योग, कोई भी एक उद्योग है उसको। इस तरह से एक इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, एक सेकेंड, आई डिडंट पुट माय स्पीकर, 1 मिनट। चलिए, हाँ, बोल रही थी मैं कि अर्थशास्त्र में जो व्यक्तिक इकाइयों यानी कि इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन किया जाता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखोगे, जब भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, और आएगा ही 1-2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है कि हमेशा आपको इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी करना है। किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की प्रमुख परिभाषाएं निम्न है। हाँ, यहाँ पे ये जो लाइन है, जो ये पर्सन का नाम, जो इकोनॉमिस्ट का नाम है, एग्ज़ाम में जब आपसे परिभाषा पूछता है, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे, अगर आपसे एग्ज़ाम में परिभाषा पूछता है, मेरे पास कोई कॉपी भी दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड। अगर आपसे एग्ज़ाम में ये जो वर्ड है, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, परिभाषा, ये आपसे परिभाषा पूछता है, यानी कि इंग्लिश में डेफिनेशन अगर आपसे पूछता है, तो कृपया करके आप माइंड में सेटअप कर लो। आप 9-10 के स्टूडेंट नहीं हैं कि अगर परिभाषा पूछता है तो अपने शब्दों में लिखोगे। ये माइंड में अच्छे से सेटअप कर लीजिए। ये चीज़ क्लास 12 में बर्दाश्त, टीचर जो आपके इन्विजिलेटर होंगे, जो कॉपी चेक करते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। परिभाषा मतलब है कि किसी ने इसको डिफ़ाइन किया है, जिसने डिफ़ाइन किया है उस पर्सन का आपको नाम लिखना है कि हाँ, इसके अनुसार ये कहा गया है अर्थशास्त्र के बारे में या माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। समझ में आ रही है बात। अगर आपसे पूछता है अर्थ, आप देख रहे हो अर्थ या मीनिंग या क्या समझते हो, इस तरह से पूछता है, तो इसमें आप अपने अनुसार अपने शब्द लिख सकते हो। अगर ये चीज़ आपसे पूछता है तो आप अपने अनुसार अपने शब्द को लिख सकते हो, बट ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अपने अल्टर ही लिख दिया। जो आपसे पूछा जा रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है,
मतलब क्या है, अर्थ क्या है, समझते क्या है। तो हाँ, वहाँ पे आपकी शब्द जो है खुद के हो सकते हैं, बट टेक्निकल वर्ड आपको इस्तेमाल करने होंगे। लेकिन परिभाषा में आपको हर हाल में किसी न किसी इकोनॉमिस्ट का नाम डालना ही डालना है, हर हाल में डालना है, और उनका जो डेफिनेशन है वो आपको डालना ही डालना। अब ये मैं नहीं बोलूँगी कि एकदम सेम टू सेम रट्टा मार लो तोता की तरह, वैसा तो नहीं हो सकता है, बट उन्होंने जो उनका जो थीम था, जो उन्होंने बोला था, वो आपको लिखना कंपलसरी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में बोल्डिंग के शब्दों में क्या बोला गया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आर्थिक विश्लेषणों की वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक व्यवहार का अध्ययन है, न कि इकाइयों का समूह का। इनका कहना है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, जो भी इकोनॉमिक जो एनालिसिस करती है, एनालाइज जो करती है, कि वह एक ब्रांच है, एक शाखा है जो व्यक्तिगत इकाई, एक इंडिविजुअल यूनिट का, जो भी एक इंडिविजुअल यूनिट जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है, इकोनॉमिक बिहेवियर करती है, उसका वो क्या करती है, स्टडी करती है, न कि किसी सामूहिक इकाइयों का स्टडी करती है, कंबाइंड नहीं करती है, कंबाइंड स्टडी नहीं करती है। ठीक है, इंग्लिश में देखोगे इसी चीज़ जो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, इसी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स may be defined as that branch of analysis which studies the economic behavior of the individual unit, may be a person, यहाँ पे देखोगे may be a person, a particular, a household। ठीक है, हाउस होल्ड मतलब हम और आपको हाउस होल्ड ही बोलते हैं। ठीक है ना, हाउस होल्ड में सबको ही आ जाएगा। ठीक है, हम आप सब कोई आ जाएंगे, फर्म भी आ जाएगा, और अ पर्टिकुलर फर्म इट इज़ नहीं, हाउस होल्ड में फर्म नहीं आएगा, सॉरी, हम और आप आएंगे। इट इज़ अ स्टडी ऑफ वन पर्टिकुलर यूनिट रैदर देन ऑल द यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर। इसी चीज़ को इंग्लिश में यहाँ बोला गया है। अब देखो एक और है, एक आपको बोल्डिंग का मिल गया, दूसरा आपको डेफिनेशन मिल रहा है, आपकी स्क्रीन पे देखोगे, कहता है ये हैंडरसन जो है एवं क्वांट जो है के शब्दों में सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिक इकाइयों एवं दैट इज़ योर सुपरिभाषित व्यक्ति समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इनके अनुसार कहता है कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में जो भी एक इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी एवं सुपरिभाषित व्यक्ति, जो एक सुपरिभाषित व्यक्ति है, उसकी समूहों की आर्थिक क्रियाओं का, जो भी आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब इस बॉक्स में देखोगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पे बुलेट में दिया हुआ कि यह व्यक्तिगत स्तर पर एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग या एक व्यक्ति की आय की आर्थिक समस्याओं अथवा आर्थिक संबंधों का अध्ययन करता है। साफ साफ बोल दिया कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के स्तर पर, चाहे वो उपभोक्ता हो सकता है अकेला, एक उद्योग हो सकता है, एक व्यक्ति की जो भी आय है, इनकम है, उसकी आर्थिक जो भी समस्या है, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अथवा आर्थिक से जितना भी इकोनॉमिक से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, उसको हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है मांग एवं पूर्ति अर्थशास्त्र की इस शाखा के प्रमुख उपकरण है। ऑलरेडी आप एक चैप्टर पढ़ोगे, डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि मांग डिमांड हो गया, पूर्ति सप्लाई हो गया। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, ये रियल में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आता है और इसी में आप पढ़ने वाले। देखिए मांग में क्या होगा, जब आप पढ़िएगा तो मांग में, मैंने पहले भी पिछले वीडियो में कहा था, जब डिमांड चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको समझना है कि आप एक कंज्यूमर हैं। तो एक कंज्यूमर का जो नेचर जो होगा वो क्या होगा, जब प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, और जब प्राइस अधिक होगी तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो उसका नेचर है और वो वही करेगा। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग एक कंज्यूमर का भी स्टडी करते हैं और मार्केट, यानी कि एक इंडिविजुअल यूनिट का भी हम पढ़ाई करेंगे, सिंगल इंडिविजुअल यूनिट का भी पढ़ाई करेंगे, और साथ ही साथ सारे कंज्यूमर्स का भी, मतलब टुगेदर करके ही पढ़ेंगे। उसी तरह से पूर्ति में भी होता है सेम।
ठीक है ना। पूर्ति में भी क्या होगा, सप्लायर, वहाँ पे क्या होगा, सेलर होगा। तो सेलर में हमने बताया भी था पिछले क्लास में कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है सेलर उतना ही माल बेचना चाहेगा, ठीक है, और जैसे जैसे प्राइस कम होगी वो माल कम बेचना चाहेगा। तो एक सेलर का भी स्टडी करते हैं और सारे सेलर का स्टडी करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यह अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं का समाधान करता है। ये सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। इसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, वहाँ पर ये 3 समस्या क्या है, सबसे पहला क्या समस्या क्या है, पहले आपको ये समझना है, फिर कैसे ये समस्या कैसे आई, ठीक है, तथा किसके लिए उत्पादन है। मतलब ये जो समस्या मतलब कहना मतलब जो भी चीज़ है वो क्या है और कैसे है और किसके लिए उत्पादन करना है, ये 3 जो समस्या है वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत पढ़ते हैं। और जस्ट ये चैप्टर जैसे ही मैं ख़त्म करूँगी आपको ये टॉपिक चालू हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे थोड़ा सा मेरे को मूव करना होगा जिससे कि आपको चीज़ें दिखाई दे। चलिए अब आप देखोगे यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जो हमने जस्ट अभी हिंदी में पढ़ा था ना उसी का यहाँ पे इंग्लिश है। अब देखो, उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में विशिष्ट व्यक्तिक आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की विभिन्न इकाइयों के संतुलन का अलग अलग अध्ययन किया जाता है और उनके अंतर संबंधों की विवेचना की जाती है। मतलब जो हमने परिभाषाएं जो पढ़े उससे स्पष्ट होता है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत हम एक स्पेशल विशिष्ट व्यक्तिक आर्थिक इकाई यानी कि एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का हम जो बिहेवियर है उसको स्टडी करते हैं, का अध्ययन किया जाता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था की विभिन्न इकाई, जितनी अलग अलग इकाई होंगी, जितनी अलग अलग यूनिट होगी के संतुलन का अलग अलग जो भी इसका मतलब अलग अलग यूनिट जो होगी, विभिन्न विभिन्न इकाइयाँ जो होंगी उसके संतुलन का अलग अलग अध्ययन हम क्या करते हैं जैसे कि एक अलग एक फर्म का अध्ययन हमने किया, एक उपभोक्ता का हमने अध्ययन किया, एक व्यक्ति का हमने अध्ययन किया, ठीक है, और उनके अंतर संबंधों की विवेचना की जाती है। आप देख सकते हो हमारा डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है ये एग्ज़ाम में आपसे 2 मार्क्स में पूछता है। अर्थशास्त्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला पॉइंट आप देखोगे यहाँ पे, नंबर 1 पॉइंट देखोगे, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, एक आपका विशेषता में आएगा ही। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सहायता से व्यक्तिगत आय यानी कि एक इंडिविजुअल यूनिट का, थोड़ा टर्न करने दो उसको, के स्क्रीन पे दिख रहा होगा अब, एक सेकेंड, हाँ, क्या मैंने बोला यहाँ पे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सहायता से व्यक्तिगत आय, इंडिविजुअल इनकम, व्यक्तिगत उत्पादन दिख रहा है यहाँ पे, हाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, इंडिविजुअल प्रोडक्शन, उपभोग, इंडिविजुअल व्यक्तिगत लागत, एक व्यक्तिगत का अपना एक लागत हो गया, कॉस्ट आदि घटकों की व्याख्या की जाती है। चाहे वो अगर आप इनकम की बात करो, प्रोडक्शन की बात करो, कंज्यूम की बात करो या कॉस्ट की बात करो, व्यक्तिगत एक हर एक व्यक्ति का हम यहाँ पे आय, हम उत्पाद और उपभोग और लागत को स्टडी करेंगे, व्याख्या करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। दूसरा पॉइंट कहता है अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन, स्टडी ऑफ माइक्रो वेरिएबल। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया था। छोटे छोटे जो वेरिएबल है माइक्रो में उसको हम स्टडी करते हैं, जैसे एक फर्म, एक उद्योग, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक आदि का हम स्टडी करते हैं। ऑलरेडी हमने पढ़ा है परिभाषा में। इन अति सूक्ष्म चरों का व्यक्तिगत प्रभाव इतना कम होता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं होता। एग्जाम्पल मैं दूंगी, सब्जी मार्केट है, एक व्यक्तिगत कंज्यूमर सब्जी मार्केट से सब्जी खरीद के नहीं लाता है तो क्या सेलर को कोई खास असर पड़ेगा?
नहीं। अगर एक सिंगल सेलर सब्जी नहीं सेल करता है या वो दुकानदार जो है अपने माल को या गुड्स को नहीं बेचता है तो क्या कंज्यूमर को कोई फ़र्क पड़ता है? उस बेस पे बोला जा रहा है कि इस एक व्यक्तिगत के जो चर होते हैं इनके व्यक्तिगत प्रभाव से कोई असर संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण में मांग एवं पूर्ति दशाओं के आधार पर व्यक्तिगत इकाइयों की कीमत का निर्धारण किया जाता है। ये आपको जब मैं पढ़ाऊंगी डिमांड चैप्टर, सप्लाई चैप्टर, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आप इतना जान जाओ, जैसे कि मैं एक ग्राफ में ही बता देती हूँ यहाँ पे। जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ में मैं आपको समझा देती हूँ, थोड़ा सा आपको बाय द वे चीज़ें क्लियर भी हो जाए। अगर देखो माइंड में सेटअप कर लो, अगर डिमांड है, दिख रहा है स्क्रीन पे डिमांड है, तो अपने आप को कंज्यूमर मानना है। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। फर्म भी करेगा, फर्म भी कर सकता है। अगर जो प्रोडक्शन करती है तो रॉ मटेरियल खरीद के तो लाती होगी, तब ना प्रोडक्शन करती होगी। ठीक है। हमेशा याद रखिएगा इसका जो रूल होता है, PX मतलब हो गया, X मतलब कॉमोडिटी, P मतलब प्राइस। प्राइस जब भी बढ़ेगी डिमांड की क्वांटिटी हमेशा क्या होगी? घट जाएगी। ठीक है। फिर प्राइस जब भी बढ़ेगी तो घटेगी, और यहाँ पे क्या होगी? बढ़ जाएगी। प्राइस घटेगी, डिमांड बढ़ेगी। ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये नियम है। मांग का जो नियम पढ़ोगे आप, ये मांग का नियम है। ठीक है, यही नियम है, आपको यही पढ़ना भी है। तो आपने ये जान लिया। अब देखो जो उसका ग्राफ बनेगा वो हमेशा इस तरह से बनेगा, ये y, ये x, यहाँ पे 0। मान लो यहाँ हमने px रखा, y में px, और यहाँ पे qx रखा, इधर क्वांटिटी रखा, इधर प्राइस रखा। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक प्राइस है, यहाँ पे 2 प्राइस है, यहाँ पर 10 क्वांटिटी, यहाँ पे 20 क्वांटिटी। रूल क्या कहता है? जब प्राइस कम है तो क्वांटिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। फिर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मेरा जो कर्व बनेगा, जो स्लोप बनेगा, वो इस तरह से बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा है जो मेरा डिमांड कर्व बनेगा वो इस तरह से बनेगा। क्लियर है। अब सप्लाई में आता है। सप्लाई में यू थिंक अबाउट योर सेल्फ दैट यू आर अ सेलर। आप क्या हो? बेचने वाले हो। इनमें इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, अपोजिट रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड में। सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, अपोजिट नहीं होता है। ठीक है। प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी। सेलर यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा तो अपना सॉरी एस होगा, सॉरी सप्लाई भी बढ़ेगा। प्राइस घटेगा, सप्लाई भी घट जाएगा। ये लॉ ऑफ सप्लाई का नियम है। ठीक। अब इसका जो ग्राफ है, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे 0। मान लो प्राइस 1, प्राइस 2, क्वांटिटी 10, क्वांटिटी 20। नियम क्या है? प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी भी बढ़ेगी। प्राइस घटेगा, क्वांटिटी घटेगी। प्राइस कम, सप्लाई भी क्या होगी? घटेगी। प्राइस ज़्यादा, सप्लाई भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ग्राफ जो लाइन है स्लोप का वो ऐसे बनेगा। तो आप देख सकते हो इसका जो स्लोप है इस तरह से बनता है और इसका स्लोप इस तरह से बनता है। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। यहाँ पे इस ग्राफ में मैं कंबाइन करूँगी। जैसे आपका फीचर्स बोला, जो थर्ड वाला फीचर्स है ना, वो इसी चीज़ पे, इसको बहुत डेप्थ से हम स्टडी करेंगे, बहुत डीपली स्टडी करेंगे। पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है अपने को। ये यहाँ तुमने px रखा, यहाँ पे तुमने qx रखा। अब डिमांड का जो लाइन है वो ऐसे है, ठीक, और सप्लाई का लाइन ऐसे है। तो एक प्राइस यहाँ पे क्या हो गई? तय हो गई।
एक प्राइस क्या हो गई, तय हो गई यहाँ पर। इसी चीज़ को यहाँ बोला जा रहा है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बुक में, यहाँ पे जो बोल रहा है, फिर से मैं स्क्रीन पे अच्छे से ला रही हूँ, यहीं पर जो बोला जा रहा है कि व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, कैसे प्राइस का निर्धारण करते हैं। तो सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण में मांग एवं पूर्ति दोनों की दशाओं में, दोनों की दशाओं के आधार पर, ये दोनों के आधार पर ही व्यक्तिगत इकाइयों की कीमत का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब जो यहाँ पे प्राइस होगा, सपोज 3 रुपया होगा, तो वो क्या हो गया, डिमांड, और ये मेरा डीडी था, और ये क्या है, सप्लाई है। तो ये मेरा डीडी था और ये मेरा सप्लाई। अब मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे कट हुआ है दोनों, तो ये जो 3 रुपया है ये क्या हो गया, कीमत का निर्धारण हो गया। ठीक है, क्लियर है, आई थिंक सो क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर माई वीडियो एज मच एज यू कैन। गॉड ब्लेस यू ऑल।